जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? ले जनाब, जमशेद दस्ती साहब ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी का ऑलमोस्ट बेड़ा गर्क कर दिया है और वो जो बाजा लेके आए थे उसने पार्टी का बाजा बजा दिया। जमशेद दस्ती साहब ने क्या किया, ये पूरी तफसील हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और मरियम नवाज साहबा के खिलाफ नान भाइयों ने, पोल्ट्री के लोगों ने, किसानों ने, तीनों ने बाकायदा महाज बना लिया है और इसके अंदर इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक साजिश है जो पूरी तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि पंजाब में किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरियम नवाज को नाकाम करार देना चाहती है, उनको नाकाम साबित करना चाहती है, कैसे साबित करना चाहती है, पूरी तफसील के साथ इसी वीलाग में हम आपको बताएंगे। और जो एक जज साहब हैं, सेशन जज हैं, उनका नाम मलिक आसिफ एजाज साहब है, इंसदाद दहशतगर्दी के वो जज हैं। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का केस सुन रहे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को एक ऐसी फेवर दे दी कि जिसने सबको हैरानी कर दिया और ऐसा लगा कि वो बाकायदा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और उसकी वजह से उनके खिलाफ एक रेफरेंस बन गया है कि जनाब आपने इमरान खान साहब को फ्रिज दे दिया। तो ये फ्रिज की कहानी क्या है, ये भी हम पूरी तफसील के साथ आपको इसी वीलाग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब की डायरेक्शन के बावजूद आज एक बार फिर सऊदी अरब पर हमला कर दिया। कैसे हमला हुआ, ये भी पूरी तफसील के साथ इसी वीलाग में आपको बताया जाएगा। आप यकीनन जमशेद दस्ती साहब को जानते होंगे, ये मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हैं, बड़े अवामी किस्म के सियासतदान हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, गधा गाड़ी भी चला लेते हैं, तंदूर पे भी बैठ जाते हैं, लोगों में बड़े पॉपुलर हैं। और 2008 में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, उस वक्त भी इन्होंने बड़े बड़े शाकार क्रिएट किए थे। बल्कि एक वक्त था कि जिसमें इन्होंने पार्लियामेंट हाउस में से शराब की बोतलें तलाश करके जो खाली थे सारी बाहर रख के उन्होंने कहा था जी ये सबसे ज़्यादा शराब इस पार्लियामेंट हाउस के अंदर, पर पार्लियामेंट लॉजेस की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पी जाती है। और ये जहाँ पे जिस जगह मैं रह रहा हूँ इतने गुनाह किए जाते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बख्शा जा सकता है। तो उस वक्त ठीक ठाक किस्म का स्कैंडल उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त बना लिया था। फिर उसके बाद भी ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो कुछ कहते थे, शरीफ फैमिली के बारे में जो कुछ कहते थे, वो सब लोगों को पता है। फिर ये इमरान खान साहब के भी उस दौर में बड़े खिलाफ होते थे। इमरान खान साहब के बारे में ऐसे ऐसे ख्यालात का इजहार करते थे कि कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब ये इलेक्शन लड़ के जीत के आ गए। कल जब कौमी असम्बली का इजलास था, बल्कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिसके अंदर सदर ने खिताब करना था, तो उससे पहले एक पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ और उसमें उमर अयूब साहब जो इनके अपोजिशन लीडर भी हैं और इनके ज़ाहिर पार्लियामेंट में सब कुछ ही हैं, उनके चैम्बर के अंदर एक इजलास हुआ और उसमें सब लोगों ने बैठ के ये फैसला किया कि हमने आज सदर साहब के खिताब को कैसे सुनना है और कैसे हमने नहीं सुनना। वहाँ पे जमशेद दस्ती साहब एक बड़ा सा बाजा लेके आ गए और जब वो बड़ा सा बाजा लेके आ गए और उसके बाद सब ने उनकी तरफ देखा तो वहाँ पे सारे कहका लगना शुरू होगा। तो उमर अयूब साहब ने रोका कि हम ऐवान के अंदर कोई इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे जिससे हम ज़रा पुअर लगें या बुरे लगें। तो इस किस्म की आड़ हरकत वहाँ पे नहीं होगी। उन्होंने जमशेद दस्ती साहब को सख्ती से रोका कि आपने ये बाजा अंदर लेके नहीं जाना और ना आपने सदर आसिफ अली जरदारी के सामने ये बाजा बजाना है। दूसरा, उमर अयूब साहब ने यह भी कहा कि हमारे मेंबर सिर्फ अपने डेस्क पे बैठेंगे, वहाँ पे बैठ के वो शोर करेंगे, थप थप करेंगे, हमने अपने डेस्कों से निकल के आसिफ अली जरदारी साहब का घेराव नहीं करना। ये भी एक फ़ैसला हुआ। फिर ये भी फैसला हुआ कि ये जो आप सीटियां लेके फिर रहे हैं ये सीटियां भी नहीं बजानी। ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पे एम्बेसडर्स हैं और हाई प्रोफाइल लोग हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमेज की बात है, तो हमने ये नहीं करना। जब ये फैसले हो गए और उसके बाद सारे लोग ऐवान में चले गए, जो ही सदर आए और उसके बाद उन्होंने तकरीर शुरू की तो फौरी तौर पर जमशेद दस्ती साहब के अंदर से जमशेद दस्ती निकला। उन्होंने अपना बाजा उठाया और उठा के उन्होंने बजाना शुरू कर दिया और इतना खौफनाक बाजा बजाया उन्होंने। ये बड़े बड़े तूते वाले बाजे होते हैं ना जो आपने कभी देखे हो शादियों के ऊपर, या जो परेड्स होती हैं, या फिर ये जो मैच होते हैं, तो उसके अंदर कुछ लोग लेके आते हैं। तो आज वो बाकायदा बाजे वाले लग रहे थे जमशेद दस्ती साहब, कल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जनाब उन्होंने बाजा बजाना शुरू कर दिया और वहाँ पर खासा शोर हो गया। बाकी सारे लोग जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन सब ने अपनी जेबों से सीटियाँ निकालें और उन्होंने सीटियाँ बजानी शुरू कर दी। वहाँ पे हुल्लड़बाजी हो गई। फिर इसके बाद भी जब तसल्ली नहीं हुई और सदर ने अपनी तकरीर जारी रखी तो जमशेद दस्ती साहब अपनी सीट से निकले और वो बाजा लेके बिल्कुल सदर जरदारी साहब के सामने खड़े होकर वहाँ पे उन्होंने बड़े ज़ोर से बाजा बजाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे अब्दुल कादिर पटेल साहब आ गए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। उनकी बाकायदा जमशेद दस्ती साहब के साथ हाथापाई शुरू हो गई। तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को लटा के मारेंगे। तो फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNA भी आए
और उन्होंने बीच बचाव किया, दोनों को लग लग किया, लेकिन वहाँ पे धींगा मुश्ती कल होने लगी थी, बड़ी मुश्किल से बची है। लेकिन बहरहाल एक तो जमशेद दस्ती साहब ने अपने अपोजिशन लीडर और जो इस वक्त ऐवान चला रहे हैं उनकी बात नहीं मानी, जिस पे उमर अयूब साहब ठीक ठाक नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इमरान खान साहब के साथ जाके ये बात करेंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है, इससे हमारी बेइज्जती होगी, इससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं हो रही और ये सिलसिला जो हमें रोकना पड़ेगा। फिर उसके साथ ही ज़ाहिर शेर अफजल मरवत साहब भी अपील हो गए। जब वो आए तो हर शख्स ने उनसे ये पूछा कि ये सऊदी अरब के बारे में जो आपका बयान है, आप उसके साथ स्टैंड करते हैं नहीं करते? तो वो मरवत साहब बाकायदा स्टैंड कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मेरी ज़ाती राय है, यानी वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ, बुरा लगा, गलत हो गया। उन्होंने कहा जी मेरी ज़ाती राय और मेरा इख्तियार है कि मैं ज़ाती राय अपनी दूँ। बल्कि उसके बाद एक दूसरा क्लिप जिसमें वो कौमी असम्बली के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें उन्होंने कहा जी मुझे कौन रोक सकता है अपनी ज़ाती राय बनाने से, और ये जो बरादर इस्लामी मुल्क कहा जाता है मैं इसको ओन ही नहीं करता। आप देखें बरादर इस्लामी मुल्क सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में कर रहा है। तो उन्होंने बाकायदा एक मुहासा बना लिया सऊदी अरब के ख़िलाफ़। अब जो कुछ उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ कि आप भी सुन लें, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि शेर अफजल मरवत साहब अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं। सर आपने सऊदी अरब को मुलविस करार दे दिया था रिजीम चेंज में, क्या कहना चाहेंगे आप? और मैंने जो करार दिया था वो मेरी राय थी, तो कोई मेरी जुबान पे तालाबंदी तो नहीं कर सकता है। आपने किस ब्याह पे अपनी राय दी? हाँ जी, किस ब्याह पे? भाई जो लोग बड़े दानिश्वर सुकरात और बुकरात बनते हैं कि मैंने बिरादर इस्लामी मुल्क, बिरादरी इस्लामी मुल्क कोई नहीं है। जो इज्जत वो इंडिया को दे रहा है उसका श्रेय शीर आपको नहीं दे रहा है। किस दुनिया में आप लोग सोए हुए हैं? आपके पास तो इसमें आप देख लें कहीं भी आपको शेर अफजल मरवत साहब के लहजे में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, जबकि पार्टी ने सख्ती से इनको रोका हुआ है और पार्टी ने ठीक ठाक स्टैंड लिया हुआ है कि जी ये जो बात कर रहे हैं इसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि कल जब मुजम्मल साहब गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, जो मशीर हैं वहाँ पे इकॉनमी के और ख़जाना के खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब ने तो ये बताया जी कि सऊदी अरब के साथ बड़े हमारे गहरे ताल्लुक हैं। उन्होंने $2 अरब उस वक्त हमें दिए थे जब मेरी गवर्नमेंट जा रही थी, और OIC की 2 मीटिंग्स हुई और उसमें अगर सऊदी अरब ना चाहता तो OIC की मीटिंग्स नहीं हो सकती थी। बल्कि उन्होंने आखिर में ये फ़िक्रा भी लिखा कि खान ने ये कहा था कि इस किस्म की बात करने से पहले कोई अकल की बात करनी चाहिए, अकल को हाथ मारना चाहिए था। तो अब इमरान खान साहब का वर्जन दूसरा है, पार्टी का वर्जन दूसरा है। उन्होंने इस बयान से, शेर अफजल के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है, बाकायदा उसकी मजम्मत कर दी, तरदीद कर दी उसकी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब अपने पॉइंट से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे आप पार्टी का अंदाज़ा लगा लें कि शेर अफजल मरवत साहब जो पूरे सिस्टम को रौंद रहे हैं, जो पाकिस्तान की साख को रौंद रहे हैं, और पार्टी को महसूस हो रहा है कि ये गलत साइड पे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शेर अफजल मरवत साहब को रोका नहीं जा सकता और ना वो रुक रहे हैं और अपने बयान पे वो कायम है। और इसके साथ साथ जब उमर अयूब साहब ने जमशेद दस्ती साहब को रोक लिया तो जमशेद दस्ती साहब भी नहीं रोक रहे। तो इससे आप पार्टी का अंदाज़ा लगाएं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और वहाँ पर किस किस्म की सेंस जो है वो प्रवेल कर रही है। अब हम एक जज साहब की तरफ आते हैं। एक सेशन जज हैं जिनका नाम है मलिक आसिफ एजाज। ये इंसदाद दहशतगर्दी के खसूसी जो जज हैं और इनके पास शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के केसेस हैं। ये अडाला जेल में इमरान खान साहब की हेयरिंग कर रहे हैं और ये केसेस हैं 9 मई के केसेस, जिस पे ज़ाहिर इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं इमरान खान साहब के ऊपर। 7 महीने पहले मलिक आसिफ एजाज साहब जो हैं वो उनकी ये पोस्टिंग हुई इस जगह पे, 3 साल के लिए पोस्टिंग है। जब ये जेल गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए तो वहाँ सीधे उनके सेल में चले गए और वहाँ पे उनसे कहा कि जनाब मेरे लायक को हुक्म हो तो बताएं, मैं आ गया हूँ और मैं आपको अपना हीरो समझता हूँ और आप तो पूरे बचपन में हम आपको देख देख के बड़े हुए हैं और मैं जब छोटा सा था तो उस वक्त आप क्रिकेट खेलते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे बताएं मैं आपको क्या रिलीफ दे सकता हूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मेरे कमरे में फ्रिज नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कोई ऐसा मसला नहीं, आप दरख्वास्त लिखें। और साथ ये भी कहा कि ये दरख्वास्त जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ली जाए। बल्कि उन्होंने वहाँ पे उनका अपना स्टाफ था तो उन्होंने कहा कि ये स्टाफ जो है फौरी तौर पर दरख्वास्त ले, और उन्होंने बाहर ही खड़े खड़े आर्डर जारी कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब को फ्रिज दिया जाए और साथ ही इमरान खान साहब को फ्रिज दे दिया जाए। तो जज साहब के हुक्म पे दोनों को फ्रिज मिल गया, जो ज़ाहिर है जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था और उनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो सहूलतों में इस तरह इजाफा कर सके। फिर ये भी पता चला कि 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक उन्होंने जो जेल का अमला था जिसके अंदर उनके ज़ाहिर एक ASP हैं, फिर वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, जब वो अदालत में इमरान खान साहब को लेके आते थे तो जज साहब ने ये हुक्म जारी कर दिया कि ये जो अमला इमरान खान साहब को जहाँ जेल के अंदर से यानी उनके सेल से जो अदालत के अंदर ला रहा है वो अपनी टोपी नहीं पहनेगा, वो अपनी बेल्ट नहीं लगाएगा
और नंगे पाँव शूज़ उतार के आएगा। तो एक अजीब सा आर्डर था कि जो मुलज़म है वो बाकायदा जूतों के साथ अपने पूरे कपड़े पहन के बाज़ औक़ात कैप ले के वो आ रहा है, और जो उसके पास जहाँ साथ स्टाफ है वो अपने जूते बाहर उतार रहा है। जुराबें, इवन ये भी आर्डर था कि जुराबें भी आपने उतारनी है, तो जुराबें उतार के नंगे पाँव और अपनी बेल्ट उतार के बाहर अपनी कैप बाहर रख के वो उस मुलज़म को लेके अंदर दाखिल हो रहा है। तो 3 दिन ये एक मामला चलता रहा जो बड़ा अजीब सा था। तो उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है होम डिपार्टमेंट जो पंजाब का है उसने एक रेफरेंस तैयार कर लिया है, और रेफरेंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया और जज साहब को काम करने से रोक दिया गया सरेदस्त कि आप ये काम नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उनके जो व्हाट्सएप हैं उनका एनालिसिस किया जा रहा है कि किस किस बंदे के साथ ये अटैच्ड हैं और इनके फैमिली, इनके दोस्त जो हैं उनका टिल्ट किस साइड पे है। फिर ये भी तहकीकात हो रही हैं कि कहीं इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ ताल्लुक़ तो नहीं है, कुछ लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई ख़ास सबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। तो उनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका टिल्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो ये भी एनालिसिस किया जा रहा है कि कहीं ये मुतासर तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इस वजह से इमरान खान साहब को इन्होंने मदद तो नहीं दी। तो अब एक जज जो हैं वो शिकार हो रहे हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत की वजह से या उनको एक फ्रिज देने की वजह से। तो ये एक नया रेफरेंस डेवलप हो गया जो आने वाले दिनों में ठीक ठाक बड़ा क्राइसिस पैदा करेगा। कल जब सदर साहब खिताब कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प सामने आई। एक तो सर्विसेज चीफ उसमें नहीं आए, ना आर्मी चीफ आए, ना नेवी के चीफ आए उसमें, ना एयरफोर्स के चीफ आए और ना जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आए, और उनकी कुर्सियां ज़ाहिर है वहाँ पे लगी हुई थी। स्पीकर साहब के साथ अगर आप देखें तो उसके पीछे एक लॉबी होती है जहाँ पे VIPs बैठते हैं, तो उसमें सीट्स लगी हुई थी, लेकिन ये सर्विसेज चीफ नहीं आए। और अमूमन एक रवायत है जबकि पार्लिमानी साल का आगाज़ होता है सदर साहब खिताब करते हैं, तो क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं इनसे आर्म्ड फोर्सेस के, तो वहाँ पे सर्विसेज चीफ आते हैं। लेकिन ये पहली तकरीर थी सदर आसिफ अली जरदारी साहब की और इस पर सर्विसेज चीफ नहीं आए, तो ये सब लोगों ने नोट किया। फिर वज़ीर आला जो थे वो नहीं आए, अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आए, मरियम नवाज़ साहबा नहीं आए जिनको आना चाहिए था, मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं आए जिन्हें ज़ाहिर ईवान के अंदर आना चाहिए था। तो इन कमियों को महसूस किया गया, सब लोगों ने महसूस किया कि शायद जो हनीमून का पीरियड था वो शायद ख़त्म हो गया और अब शायद आसिफ अली जरदारी साहब के पीछे कुछ नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ ऐसे फैसले भी किए हैं जिस पे वो लोग राज़ी नहीं हैं जिनका राज़ी होना ज़रूरी है। तो शायद आसिफ अली जरदारी साहब को अब अकेला कर दिया गया है या वो अकेले हो रहे हैं। अगर हुए हैं तो वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, अगर नहीं हुए तो ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ कुछ साजिश हो रही है। उन्होंने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया था, 16 रुपये रोटी और 20 रुपये नान। तो इस पर पूरे पंजाब के नान भाई जो है उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम तंदूर नहीं चलाएंगे, जो मर्ज़ी कर लें। तो एक क्राइसिस उनके लिए ये पैदा हो गया कि उन्होंने जब ऑर्डर दिया तो अब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसके साथ साथ जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उसने भी हड़ताल कर दी है पंजाब के अंदर। पोल्ट्री जो एसोसिएशन है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, आगे एक एसोसिएशन है जिसे कहते हैं बॉयलर्स फार्म्स एसोसिएशन BFA। उसने ये ऐलान कर दिया है कि जी गवर्नमेंट हमें 450 रुपये किलो मुर्गी बेचने पर पाबंद कर रही है, जबकि हमारी जो अपनी पैदावार है वो 500 रुपये है। यानी 500 रुपये हमें पड़ते हैं और गवर्नमेंट ये कह रही है कि 50 रुपये कम कीमत पे आप मुर्गी बेचें, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से जो इंपोर्ट्स होनी थी वो नहीं हुई। सोयाबीन के ऊपर पाबंदी लग गई थी, तो सोयाबीन नहीं है जो ज़ाहिर फीड्स के अंदर इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से मुर्गी महंगी हो गई है। वक्त पे इंपोर्ट्स नहीं हुई तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर मुर्गी का क्राइसिस है। 50 रुपये रेट का भी फ़र्क है और आप ये पाबंद कर रहे हैं इन फार्मर्स को कि वो 50 रुपये कम पे बेचें, तो ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने हड़ताल कर दी है, 2 दिन से उन्होंने मुर्गी नहीं बेची और पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में एक हड़ताल जो है ये बाकायदा बनती हुई नज़र आ रही है और इससे मुर्गी का क्राइसिस भी पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर किसान जो उन्होंने हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि 3,900 रुपये मन गंदम खरीदी जाए जो हमारी पैदावार इससे कहीं महंगी है, हमें तो ये 4,500 रुपये में घर पे पड़ रही है, तो हम इसे 600 रुपये सस्ता कैसे बेचते हैं। तो किसानों की तरफ से भी हड़ताल हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये हड़ताल जेन्युइन है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक गियर लगा हुआ, एक चेक लगाया उन्होंने, क्योंकि किसानों में बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब के से मोहब्बत करने वाले हैं। पोल्ट्री एसोसिएशंस के अंदर 95% लोग ऐसे हैं
जिनका टिल्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और नान भाई जो हैं वो भी वोटर्स हैं, वो भी इमरान खान साहब के। तो इसके अंदर ये एक स्टडी है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको पुश कर रही है, वो पुश कर रही है नान भाइयों को कि भाई साहब आपने रोटी नहीं बेचनी 16 रुपये में। और साथ वो किसान या बड़े ज़मींदार जो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनको भी कहा गया है कि भाईजान कुछ अपना हाथ कंट्रोल रखना है। और पोल्ट्री एसोसिएशन जो ज़ाहिर है बड़े फ़ायदे में रहे थे इमरान खान साहब के दौर में, उनको भी कह दिया गया है कि आप भी ज़रा चेक लगाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मरीम नवाज़ कामयाब हो जाएं। तो मरीम नवाज़ को पंजाब के अंदर फेल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया महाज खोल रही है। उसके अंदर नान भाई शामिल हैं, उसके अंदर किसान शामिल हैं, और उसके अंदर पोल्ट्री एसोसिएशन शामिल है। अब सवाल यह है कि अगर ये तीनों प्रोजेक्ट मरीम नवाज़ के फेल हो जाते हैं तो मरीम नवाज़ कहाँ स्टैंड करेगी, सवाल है वैसे, लेकिन इसका जवाब आने वाले चंद दिनों में देंगे हम।